हेलो एवरीवन, मैं नेहा वास्नी तुम लोगों के लिए यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसमें तुम लोगों का मैंने हीट वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करा है। आज तुम्हारा हीट वाले चैप्टर में जो टॉपिक मैं कराऊंगी वो है चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बेसिक जो डिटेल है उसको मैं कराऊंगी, क्योंकि तुम्हारे इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में मैं तुम लोगों के लिए चेंज ऑफ स्टेट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताऊंगी, और चेंज ऑफ स्टेट के टाइम जो हीट है वो कहाँ जाती है उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और ये टॉपिक में तुम्हारा पूरा बेसिक डिटेल कवर हो जाएगी। ठीक है, इसको करने के बाद कुछ और पढ़ने की नीड नहीं होगी इस टॉपिक में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। आप लोगों को पता है कि पदार्थ है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। कौन सी? ठोस, द्रव व गैस। ठीक है, तो ठोस से द्रव यानी कि सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, 3 स्टेट हो गई, ठोस, द्रव व गैस। किसकी? पदार्थ की। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाएगा? मेल्टिंग यानी गलन। ठीक है, यानी कि कोई भी ठोस मेल्ट होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेपोराइजेशन, वेपर। वेपोराइजेशन यानी बाष्पीकरण। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है, वो ठोस से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। ठीक है, पदार्थ 3 होते हैं, कौन से? ठोस, द्रव व गैस। इनकी स्टेट चेंज हो रही है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अब देखो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक हो जाएगा नौसागर एंड एक हो जाएगा आयोडीन एंड कपूरवी। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ स्टेट है। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो रफ करती हूं। ठीक है, अब आता है तुम्हारा चेंज ऑफ स्टेट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो इससे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 नंबर की क्वेश्चन तो कहते हमारे यूपीटीसीटी में 1 नंबर के ही आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? बस एकदम पढ़ो, हैंड टू हैंड टिक लगाओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो चेंज ऑफ स्टेट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो मेल्ट होकर यानी गलकर क्या होते हैं? वॉल्यूम में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो गल करके आयतन में बढ़ जाते हैं, जैसे कि मोम है। मोम अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नैप्थलीन है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट के। किस केस में? जो सॉलिड मेल्ट होने पर वॉल्यूम में इंक्रीज होते हैं उस केसेस में। ठीक है, जो सॉलिड मेल्ट होकर क्या होगा? वॉल्यूम में इंक्रीज हो, उस केस में। ठीक
कुछ सॉलिड क्या होती हैं जो मेल्ट होकर वॉल्यूम में क्या होती हैं, कंप्रेस्ड होती है, यानी सिकुड़ जाती हैं, जैसे कि आइस। कुछ सॉलिड क्या होंगी, मेल्ट होकर वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कंप्रेस्ड हो जाएंगे वो, जैसे कि आइस। आइस पे जो होता है वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, इस बारे में मैं बता चुकी हूं, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सॉलिड मेल्ट होकर, ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होकर वॉल्यूम में डिक्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि आइस, उस केसेस में तो प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दाब बढ़ाने पर इनका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, और दाब बढ़ाने पर इनका मेल्टिंग पॉइंट, वो दाब बढ़ाने पर इनका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा और दाब घटाने पर इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्रेशर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे तुम्हें एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ठीक है, यूपीटीजीटी एग्जाम में। ठीक है, अब देखो हमने बात करी जो प्रेशर है, प्रेशर है किसी द्रव की क्वथनांक पर भी दाब का प्रभाव पड़ता है। किसी द्रव की क्वथनांक पर, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी द्रव के क्वथनांक पर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर दाब का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, यानी दाब का प्रभाव किस पर भी, मेल्टिंग पॉइंट पर ही पड़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पर भी पड़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को यानी कि क्वथनांक को बढ़ा करके हम, सॉरी, दाब को बढ़ा करके हम इसका क्वथनांक बढ़ा सकते हैं और दाब को घटा करके इसका क्वथनांक को घटा सकते हैं। यानी कि प्रेशर अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो जाएगा, घटा दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी कि जल को 100 डिग्री सेल्सियस से, प्रेशर को कम करके वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से कम दाब पर भी कम टेम्परेचर पे हम इसको बॉईल कर सकते हैं। देखो वाटर का कितने टेम्परेचर पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है वाटर। अगर हमने क्या कर दिया, प्रेशर कम कर दिया तो इससे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट माने जहां पर वो बॉईल हो रहा है उस पॉइंट पर, यानी बॉईल किस पॉइंट पर हो रहा है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो अगर हमने प्रेशर कम कर दिया तो कम बॉइलिंग पॉइंट पर हम इसको क्या कर सकते हैं, वाटर को बॉईल कर सकते हैं। अगर हमने क्या कर दिया, प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा प्रेशर पर भी वाटर को बॉईल कर सकते हैं। तो देखो तो बॉइलिंग पॉइंट पर भी प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पर पड़ता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर भी पड़ता है। तो ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताऊंगी तुम लोगों के लिए कि जो हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने पर चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पर वो जो हीट है वो कहां चली जाती है। मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब तुम्हारा आता है अवस्था परिवर्तन के समय जो हीट है वो कहां जाती है। देखो स्टेट चेंज के टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब भी हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो हीट है वो उसका टेम्परेचर तो बढ़ाती नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं होती है, वो क्या कर देती है, तो फिर वो जाती कहाँ है, कहाँ गायब हो जाती है। ठीक है, स्टेट चेंज के टाइम पर हम
कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, तो वो जो हीट है वो कहाँ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं जाती है, फिर कहाँ जाती है, तो हम इसके बारे में, गायब होने वाली जो हीट है इसको हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब इसको जो परमाणु के आणविक मॉडल के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हाँ ये जो लेटेंट हीट है वो कहाँ, वो लेटेंट हीट क्या होती है। ठीक है, देखो तुम अच्छे से जानते हो कोई पदार्थ है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, और इसमें जो अणु होते हैं क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जिससे उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारी मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे, इधर जाएगा, कोई किधर भी जाएगा। ठीक है, अब इधर जाने में ये इधर आएगा वगैरह। ठीक है, इस टाइप से ये मूव करेंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे अणु से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब ये क्या होंगे, इन दोनों ये मूव कर रहे हैं तो इनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये मूव करेंगे तो टकराएंगे भी। ठीक है, टकराएंगे तो क्या, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिससे इनमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब हो रही है, जब एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोलिजन कर रहे हैं तब, टकरा रहे हैं तब। काइनेटिक एनर्जी रैंडम वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं तब हो रही है। ठीक है, तो प्रति अणु औसत जो गतिज ऊर्जा है उसकी टेम्परेचर को क्या करती है, डिनोट करती है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम किसी पदार्थ को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बट स्टेट चेंज के टाइम पर हमने अगर हीट प्रोवाइड करी तो उसका टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, फिर क्या बढ़ेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। यानी कि इन दोनों की जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो टक्कर लग रही है, जिससे उनमें जो फोर्स लग रहा है उनको तोड़ने का काम करेगी। कौन सी हीट, जो हम दे रहे हैं स्टेट चेंज के टाइम पर। तो ठीक है, जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं लेटेंट हीट क्या होती है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज होती है। ठीक है, होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट मैंने बताया था, देखो सॉलिड से क्या बनना है, वो लिक्विड बनना है। ठीक है, हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर सॉलिड को, ठीक है, हीट प्रोवाइड करी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। एक टाइम ऐसा आ गया, वो क्या हो गया, इससे इसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है, स्टेट चेंज के टाइम पर वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट क्या है, वो लेटेंट हीट है। ठीक है, वो हीट क्या है, वो लेटेंट हीट है, और वो कहाँ जा रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में जा रही है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो टक्कर लग रही है, जिससे इनमें जो फोर्स है उनको तोड़ने में यूज हो रही है। ठीक है, और जो हम सबसे पहले हीट दे रहे थे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रही थी। ठीक है, तो ये तुम्हारा होप समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक था, बहुत ही डिटेल में था कि लेटेंट हीट क्या होती है, कि जो चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पर जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, फिर वो जाती कहाँ है, तो हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, गुप्त ऊष्मा, तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है, जिसको हमने आणविक मॉडल के आधार पर अच्छे से समझ लिया। तो होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और ये सेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।